गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेसन में हमने जो राष्ट्रीय आय के गणना करते समय विभिन्न संकल्पनाएं प्रयुक्त होती हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। अब आज हम राष्ट्रीय आय के आकलन की विभिन्न विधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इनमें जो विधियां हैं, जो सबसे पहली विधि है वह है कुल उत्पाद या मूल्य वृद्धि विधि, वैल्यू एडेड मेथड कहेंगे। इसमें एक देश के अंदर, देश की सीमा के अंदर जितने भी उत्पादक उद्यम हैं, उन उत्पादक उद्यमों द्वारा एक वर्ष के अंदर कितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया, उसके बाजार मूल्य का गणना करते हैं। और दूसरी विधि है आय विधि। इसमें हम जितने भी उत्पादन के साधन हैं, उन उत्पादन के साधनों द्वारा प्राप्त जो आय है, उनकी जो पारितोषिक है, उनका गणना करते हैं, उनका योग करते हैं। और व्यय विधि में जैसा नाम से स्पष्ट है, एक देश में जो वस्तुओं और सेवाओं पर जितना भी कुल व्यय एक वर्ष में किया जाएगा, उसकी गणना व्यय विधि में करते हैं। आप चाहें तो सबसे पहले इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको ये हमेशा आपके मोबाइल में सेव रहे। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे एक बार। तो हम आय विधि की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले आय विधि मूल्य वृद्धि विधि या कुल उत्पाद विधि, इसकी गणना करने के लिए हम देखते हैं कि एक लेखा वर्ष में एक देश की सीमा के अंदर जितने भी उत्पादक उद्यम हैं, उन उत्पादक उद्यमों ने उत्पादन में कितना योगदान किया, अर्थात जो वस्तुओं और सेवाओं का उन्होंने उत्पादन किया उसका मूल्य क्या था, बाजार मूल्य, उसका योग करके हम ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालते हैं, कुल उत्पाद विधि की गणना करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देंगे थोड़ा कि ये मूल्य वृद्धि, जो ये मूल्य वृद्धि शब्द है, यह क्या है, इसकी क्या धारणा है। हम देखते हैं कि माना एक उदाहरण है कि एक व्यक्ति ने बाजार से गेहूं खरीदे, उस गेहूं को पीस करके आटा बनाया और आटे को बेच दिया, 2000 में एक कुंटल आटा बेच दिया। वो कहता है कि मैंने 2000 का उत्पादन कर लिया। उसके बाद उस आटे को किसी दूसरे दुकानदार ने खरीदा और उसने उसकी रोटियां बनाकर होटल में बेची, तो उसने उस आटे से 10,000 रुपये कमाए। वो कहता है मैं 10,000 रुपया का उत्पादन किया। यह गलत धारणा है। इसमें थोड़ा ध्यान हमें देना होगा कि हम ये देखेंगे कि मूल्य वृद्धि अर्थात प्रत्येक स्टेप पर, उत्पादन के प्रत्येक स्टेप पर कितनी मूल्य वृद्धि की गई है और कितना उसका मध्यवर्ती मूल्य था, अर्थात जो अंतिम मूल्य है, अंतिम मूल्य में से मध्यवर्ती मूल्य घटाएंगे तब मूल्य वृद्धि निकलेंगे। उदाहरण यहाँ देखा, देखिए ये उद्यम है, चार देखिए यहाँ पर, ये उत्पाद का मूल्य है जितने में बेचा उसने, ये मध्यवर्ती लागत है जितने में उसने रॉ मटेरियल यूज किया था, और ये मूल्य वृद्धि। देखिए किसान ने माना 600 रुपये में अपना अनाज बेचा, या हम कहते हैं गेहूं बेचा 600 रुपये में, और उसने 200 रुपये खर्च किए थे गेहूं के उत्पादन में, तो उसने मूल्य वृद्धि कितनी की, 400 रुपये मूल्य वृद्धि की उसने, क्योंकि 200 रुपये का उसने बीज और खाद या जो भी चीजें खरीदी होंगी उसका यूज उसने घटा दिया, क्योंकि उसका मूल्य कहीं और जुड़ गया है। इसलिए हम यहाँ पर 400 रुपया मूल्य वृद्धि ही जोड़ेंगे। अब किसान ने उस 800 रुपये के उस आटे को 800 रुपये में आटा मिल को बेच दिया। अब उसके बाद किसान ने उस आटे को बेचा 600 रुपये में, क्योंकि 600 बेचा था उसका, 600 में जो आटा मिल वाला है उसको बेचा उस गेहूं को, तो गेहूं जो आटा मिल वाला था उसने मैदा बना करके 800 में बेचा, तो उत्पाद का मूल्य मैदे का 800 है, लेकिन मूल्य वृद्धि कितनी हुई, 200, क्योंकि 600 का उसने गेहूं खरीदा था। अब आगे बढ़ते हैं, उस 800 रुपये का, 800 रुपये बेचा था उसने, 800 रुपये के मैदे को एक बेकर ने खरीदा जो ब्रेड बनाता है, उस बंद बनाता है, ब्रेड बनाता है, उसने खरीदा है 800 रुपये में। 800 रुपये में खरीदा उसने, उसको जो जितने ब्रेड बने उन सब ब्रेड को 10,000 में बेचा। तो उसने 1,000 में बेचा, लेकिन उसका उत्पाद का मूल्य 1,000 है और मध्यवर्ती लागत 800 है, तो ये मूल्य वृद्धि कितनी है अभी, 200 हुई। अब जो ब्रेड बन गए हैं उन ब्रेड को 1,000 रुपये में उसने एक दुकानदार को बेचा, और दुकानदार ने उसमें क्या किया कि दुकानदार ने उनके ब्रेड पकौड़े बना करके 1200 में बेचा। अब 1200 में जब बेच दिया उसने, तो उसने कितनी मूल्य वृद्धि की, 200 का कार्य किया, 200 मूल्य वृद्धि की। अगर हम उत्पाद का मूल्य देखते हैं तो 3,600 रुपये आता है।
ये अगर इसका गणना करेंगे तो इसमें हमारी राष्ट्रीय आय की गणना गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 600 रुपया इसने लगाया, इसने कहा कि मैंने 600 का उत्पादन किया, इसने कहा मैंने 800 का किया, इसने 1000 का, इसने 1200 का। इस प्रकार से गणनाएं गलत होती हैं। इसको हम उत्पाद का मूल्य कहेंगे, जो उनने खर्च किया है उसमें उसको मध्यवर्ती लागत कहेंगे, और जो वास्तव में उनने काम किया है उसको हम जोड़ते हैं। ये जो हमारा है यह हमारा मूल्य वृद्धि है, इनका योग करेंगे हम। जितने भी उत्पादक क्षेत्र हैं प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, इन मूल्य वृद्धियों का योग करेंगे, उसको हम कहेंगे जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड। कितनी हुई सकल मूल्य वृद्धि? 1000 रुपया हुई। इस पूरे प्रक्रम में 1000 रुपए की सकल मूल्य वृद्धि हुई है, इसको हम कहेंगे यह एक क्षेत्र की मूल्य वृद्धि है। या यहाँ 3 क्षेत्र ले लें, ये प्राथमिक क्षेत्र है और ये द्वितीय क्षेत्र है, तृतीय क्षेत्र है, सेवा दे रहा है। तो इस प्रकार से तीनों क्षेत्रों की हम मूल्य वृद्धियों को ज्ञात करते हैं। जैसे इसमें देखिए, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, सभी उद्यम, देश के जितने भी, ये तो हमने उदाहरण दिया था, इसी प्रकार से देश में जितने भी उत्पादक उद्यम हैं उन सब उत्पादक उद्यमों की मूल्य वृद्धियों का योग करते हैं। जैसे प्राथमिक क्षेत्र, इसको ए से दिखाया हमने, प्राथमिक क्षेत्र ने कितना उत्पादक मूल्य वृद्धि की अपने उत्पादन में, द्वितीय क्षेत्र ने कितनी की, तृतीय क्षेत्र ने कितनी की, उन सबको जोड़ देंगे तो A प्लस बी प्लस सी, उसको हम GVA, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, या हम कहेंगे GDP, बाजार कीमत, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद कहेंगे। अब जो हमने स्टेप कल पढ़े थे उसमें से मूल्य ह्रास घटा दें, जो मशीनों का व्यय है, टूट फूट है, इन सब चीजों को घटा दें तो हमारा निकलेगा NDP, अर्थात शुद्ध घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पर। और उसमें से भी शुद्ध अप्रत्यक्ष घटा दें, जो आपके NIT थे शुद्ध अप्रत्यक्ष कर घट, इनको घटा देने पर इस बाजार कीमत से साधन लागत बन जाएगी, NDP फैक्टर कॉस्ट हो जाएगी। ये शुद्ध शब्द लिखा है, ध्यान देंगे इसमें से, यह होता है आपका कर और सब्सिडी का अंतर, तब शुद्ध आएगा। अब NDP फैक्टर कॉस्ट होगी शुद्ध घरेलू उत्पाद किस पर? साधन लागत पर। उसमें से हम NFIA जोड़ देंगे, विदेशों से प्राप्त जो शुद्ध साधन आय है उसका जोड़ देंगे तो हमारा बन जाएगा NNP एट फैक्टर कॉस्ट, जिसको हम राष्ट्रीय आय कहते हैं, अर्थात नेट नेशनल प्रोडक्शन एट फैक्टर कॉस्ट, उसी को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो राष्ट्रीय आय की इस प्रकार से हम गणना करते हैं कि जो एक देश के जो हमारी कुल उत्पाद या मूल्य वृद्धि विधि है, इस विधि से राष्ट्रीय आय गणना करने के लिए हम देश के अंदर जितने भी उत्पादक उद्यम हैं, प्राथमिक हो, द्वितीयक हो, तृतीयक हो, उन सब के मूल्य वृद्धियों का योग ज्ञात करते हैं, जिसको GVA या GDP कहते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते हम राष्ट्रीय आय में इस प्रकार से, इस प्रक्रिया से पहुंचते हैं। तो हम आगे देखते हैं कि राष्ट्रीय आय की गणना करते समय क्या सावधानियां होनी चाहिए। अगर हम इस विधि से राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो हमने कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए इस समय, क्योंकि अनेक बार दोहरी गणना हो जाती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें सावधानियां कौन सी हैं। जब हम राष्ट्रीय आय का गणना करेंगे उस समय यह ध्यान देते हैं कि कौन सी मदें या कौन सी चीजें हैं जो हमने राष्ट्रीय आय में शामिल करनी है और कौन सी शामिल नहीं करनी है। अब जो शामिल करने वाली जो मदें हैं वो बता रहा हूं मैं। जैसे नंबर 1 है, पुरानी वस्तुओं की बिक्री के कमीशन को हम राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे। जो पुरानी वस्तुएं बिकती हैं, जो उसका एजेंट होता है, दलाल जिसे कहते हैं, वह जो कमीशन लेगा वह राष्ट्रीय आय में शामिल होगा, लेकिन उसका जो मूल्य होगा वह राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होगा, क्योंकि मूल्य एक बार राष्ट्रीय आय में शामिल हो चुका है। जब वह फैक्ट्री से निकला था उस समय अंतिम उत्पाद के रूप में राष्ट्रीय आय में उस वस्तु का मूल्य शामिल हो चुका है। माना किसी ने बाइक खरीदी है, 1 लाख की बाइक खरीदी, तो 1 लाख मूल्य उस समय अंतिम उत्पाद में शामिल हो चुका है। अब उस 1 लाख की बाइक को कोई 60,000 में बेच रहा है, उसमें 10% कमीशन 6,000 जो कमीशन एजेंट है, जो बिचौलिया है, वो ले रहा है, तो केवल जो बिचौलिया का मूल्य पैसा है 6,000 रुपया ही राष्ट्रीय आय में शामिल होगा, क्योंकि वहां पर उसने कार्य किया है, सेवा प्रदान की है सेवा के बदले। बाकी जो 60,000 रुपया है वह उसमें शामिल नहीं होगा। अगला जो बात है कि सभी उत्पादकों द्वारा जो स्वलेखा उत्पादन है, अर्थात अपने उपयोग के लिए जो उत्पादन किए गए हैं, उनका जो बाजार मूल्य है वह
राष्ट्रीय आय में शामिल होगा। और स्वउपभोग के लिए उत्पादन का आरोपित मूल्य, जो अपने उपभोग के लिए जो उत्पादक मूल्य, जैसे माना किसी की फैक्ट्री है बिस्कुट बनाने की, वह अपने घर के लिए बिस्कुट ले जा रहा है, जितने बिस्कुट घर ले जाएगा उसके मूल्य को भी वह राष्ट्रीय आय में ऐड करेगा। ये तो चीज़ें हो गई। और इसके साथ साथ जिस मकान में मकान मालिक स्वयं रह रहे हैं, उनका भी जो किराया है उसको भी हम राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं। अर्थात माना एक मकान में रह रहे हैं, अगर नहीं रहते उस मकान में तो उस मकान किराया 10,000 होता, तो 10,000 मूल्य उसका किराया मान करके, लगान मान करके हम राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं। अब इसके बाद अब कौन सी चीज़ें राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करनी चाहिए, जैसे जो हम पिछली बार आया था मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य, हमने अंतिम उत्पाद देखा था, या तो हम अंतिम उत्पाद विधि से काम करें, या यहाँ पर मध्यवर्ती वस्तुएं जो मूल्य, हमारे जो कच्चा माल था, जैसे मैदा बनाने के लिए गेहूं का प्रयोग किया, तो गेहूं के मूल्य का प्रयोग मैदे मिल वाला नहीं करेगा। और उसके साथ जैसे आपकी जो पुरानी वस्तुओं का विक्रय मूल्य है वह भी जो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होगा, जैसे मैंने बताया आपको। और स्वउपभोग के लिए सेवाओं का मूल्य, ध्यान दीजिए, स्वउपभोग के लिए वस्तुओं का मूल्य राष्ट्रीय आय में शामिल हो रहा है, लेकिन स्वउपभोग के लिए सेवाओं का मूल्य राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि दोहरी गणना एक बन जा रही है। दोहरी गणना मतलब जब हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो कभी कभी दोहरी गणना हो जाती है, क्योंकि हर उत्पादक समझता है कि मैंने ही अंतिम उत्पाद किया है, इसके बाद अब आगे उत्पादन नहीं हुआ, सीधे घरों में जाएगा, उपभोक्ता उपभोग करेंगे। माना हमने मैदे का ही उदाहरण लिया, मैदे का उदाहरण लिया कि एक जो उत्पादक है वो सोचता है, मिल मालिक सोचता है कि मैंने 2 कुंतल मैदा तैयार किया है, उत्पादन किया है, गेहूं से बनाया है, तो वह सीधे घरों में जाएगा, मेरे लिए अंतिम उत्पाद है। लेकिन उस मैदे को कुछ बेकर्स भी खरीदते हैं, वो आपके ब्रेड बनाते हैं, या उसी मैदे को कुछ दुकानदार खरीदते हैं जो उससे समोसे अन्य चीजें बना के बेचते हैं। तो यहाँ पर दोहरी गणना हो जाती है। तो इस दोहरी गणना से बचने की 2 हमारे पास विधियां हैं, अंतिम उत्पाद विधि या मूल्य वृद्धि विधि, जो हमने पढ़ ली है। अंतिम उत्पाद मतलब हम लास्ट के जो उत्पादन का मूल्य है, समोसे का मूल्य जोड़े उसमें, जो वास्तव में उसके अंतिम उपभोक्ता के पास जिस वस्तु का मूल्य हो रहा है, या फिर मूल्य वृद्धि, कितना कितना मूल्य वृद्धि किया प्रत्येक स्टेप पर, उसको जोड़ें। तो इस प्रकार से हम राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं इन विधियों से। तो इसके बाद हम एक उदाहरण देखेंगे कि ये तो हमने थ्योरी पढ़ी, अब हम व्यवहार में किस प्रकार से राष्ट्रीय आय की गणना कर पाएंगे। एक प्रश्न है, दिए गए आंकड़ों से बाजार कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि और राष्ट्रीय आय की गणना, 2 चीजें ज्ञात करनी है, एक सकल मूल्य वृद्धि और दूसरा राष्ट्रीय आय। ये गणना करनी है किस पर, बाजार कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि और राष्ट्रीय आय, से एनएनपी फैक्टर कॉस्ट कहेंगे हम राष्ट्रीय आय को। ये 2 चीजें ज्ञात करनी है। इसमें दिया है उत्पाद का मूल्य, प्राथमिक क्षेत्र के उत्पाद का मूल्य 700 रुपया है, द्वितीय क्षेत्र के उत्पाद का मूल्य 500 रुपया है, और तृतीय क्षेत्र के उत्पाद का मूल्य भी 500 रुपया है। जो प्राथमिक क्षेत्र ने वस्तुएं बेची वो 700 में बेची, द्वितीय क्षेत्र ने बेची 500 में, तृतीय क्षेत्र ने बेची वस्तुएं सब भी 500 में। हम किसी भी एक समय अनुपात लगा सकते हैं, एक साल में लगा लीजिए, ये हजार भी कर सकते हैं, इसको लाख भी कर सकते हैं, उससे असर नहीं पड़ता कुछ। अब मध्यवर्ती आगत का मूल्य, प्राथमिक क्षेत्र ने कितना मध्यवर्ती आगत, रॉ मेटेरियल यूज किया 400 रुपया, द्वितीय क्षेत्र ने 100 रुपया, तृतीय क्षेत्र ने 100 रुपया यूज किया, जो मध्यवर्ती आगत थे। अब उसके बाद सभी उत्पादक क्षेत्रों द्वारा अप्रत्यक्ष कर टैक्स कितने दिए गए, 100 रुपये दिए गए, सभी के 3 क्षेत्रों के लगा लिए हमने। और सभी के स्थायी पूंजी उपभोग, जिसे हम मूल्यह्रास, डेप्रिसिएशन या घिसावट व्यय कहते हैं, वह 80 रुपये दिए। शेष विश्व से प्राप्त आय, जो साधन आय शेष विश्व से प्राप्त हुई, वह 10 रुपया हुई। और गैर निवासियों की आय, जो विदेश के लोग यहाँ कार्य कर रहे हैं, उनको यहाँ से दिया गया 20 रुपया, और आर्थिक सहायता 20 रुपया। तो इनको आप करोड़ मान सकते हैं, जो है आंकड़े करोड़ में मान सकते हैं आप, ये 100, 700 करोड़, 500 करोड़, इस प्रकार से 400 करोड़ जो भी हो, इतना मान सकते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रश्न है, इस प्रश्न को हमने सॉल्यूशन करना है किस प्रकार से। अब देखिए कैसे हम राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे। हम उसी स्टेप पर जाएंगे जहां हमारा पिछला, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्वेश्चन बना रहेगा आपके पास, बाद में हल करेंगे। तो
अब हम उसी स्टेप पे चलेंगे जो हमारे राष्ट्रीय आय के गणना करने के स्टेप थे। देखिए, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, जीवीए निकालना है। सबसे पहले देखते हैं हमने प्राथमिक क्षेत्र में कितने का जो उत्पादन किया था उसने। प्राथमिक क्षेत्र का उत्पादन था, प्राथमिक क्षेत्र प्राइमरी सेक्टर जो था 700 करोड़ रुपया, और उसका जो मध्यवर्ती उपभोग था वो कितना था, 400 रुपया। तो इसका जीबीए हो गया 300 रुपया, प्राथमिक क्षेत्र का जीबीए हो गया। अब द्वितीय क्षेत्र है, सेकेंडरी क्षेत्र जो सेक्टर है उसमें 500 रुपया ये था, और इसका जो प्राथमिक उपभोग था, रॉ मेटेरियल था, वो 100 था, तो 400 रुपए का उपभोग जो जीबीए इसने किया। और तृतीय क्षेत्र जो है उसने भी 500 रुपया में अपना सामान या सेवाएं बेची, और उनका जो उपभोग था, जिनको इनपुट थे वो 100 थे, तो 400 रुपया इसने किया। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस हो गया हमारा 1100 रुपया। जो यहाँ पर जो आंकड़ा आना था, इस स्थिति में जो पहली स्टेज थी हमारी, यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 1100 रुपया। यहाँ पर आ गया प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र द्वारा की गई वैल्यू एडिशन, जिसको हम जीवीए मार्केट प्राइस या हम कहेंगे जीडीपी मार्केट प्राइस कहेंगे। अब उसके बाद ये जीडीपी, इनका सब जोड़ के जीडीपी मिल गई, ए प्लस सी, जीबीए जीडीपी मिल गया। अब उसके बाद मूल्यह्रास, मूल्यह्रास था, इसमें मूल्यह्रास की मात्रा थी, मूल्यह्रास मध्यवर्ती उपभोग और द्वितीय साधन, हाँ, पूंजी उपभोग 80 रुपया। मूल्यह्रास या जो स्थायी पूंजी उपभोग है वो 80 है, इसमें से घटा 1100 में से 80 रुपया घटा, तो ये जो जीडीपी एमपी बनी वो कितनी बनी, 1020 रुपया। ये वाला स्टेप 1020 रुपया हो गया। ये जो मूल्यह्रास था जिसको हमने स्थायी पूंजी उपभोग कहा है वह 80 रुपया है, 80 रुपया घटा। अब शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, अब ध्यान देंगे यहाँ अप्रत्यक्ष कर है 100 और सभी क्षेत्रों की आर्थिक सहायता है 20। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर निकालने के लिए 100 टैक्स माइनस आर्थिक सहायता 20, ये कितना आएगा, 80 आएगा। एनआईटी है, खाली अप्रत्यक्ष कर नहीं है, ध्यान देना। अगर सहायकी भी दी है तो घट जाएगी वो 80 रुपया। तो अब कितना बचा, इसमें से फिर से 80 घटा, इसमें से फिर 80 घटा जो ये वाला था, तो ये कितना बच गया। अब यहाँ पर ये बच गया आपका 940 रुपया एनडीपीएफसी बन गया, 940 रुपया एनडीपीएफसी। अब उसमें अब अगला आ रहा स्टेप कि एनएफआईए। एनएफआईए में दो चीजें हैं, एक जो विदेशियों से यहाँ के निवासियों ने प्राप्त किया वो 10 रुपया है, और यहाँ से विदेशियों ने प्राप्त किया वो 20 रुपया है। तो इनका अंतर -10 आ जाएगा, अर्थात 10 रुपया यहाँ से वापस जाना है। 10 वो लाए, 20 ले गए यहाँ से लोग, तो 10 वापस जाना है। तो होता तो है यहाँ पर प्लस 940 प्लस आपका -10 होना है, तो ये 940 में से 10 घट जाएगा, तो राष्ट्रीय आय 930 हो जाएगी। इस प्रकार से ध्यान देंगे, इस प्रकार से हम एक स्टेप में भी कर सकते हैं, एक साथ सब पूरा सूत्र लिख करके भी कर सकते हैं, या फिर हम इस प्रकार से अलग अलग भी कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं। जैसे आपको सरल लगे उस प्रकार से आप इसकी गणना कर सकते हैं। फिर ध्यान दें, सबसे पहले अगर इस प्रकार से प्रश्न आए तो सबसे पहले प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र ने जो उसके अंतिम उत्पाद का मूल्य कितना है, और फिर तीनों क्षेत्रों का मध्यवर्ती उपभोग कितना है, उनका अंतर जब करेंगे तो हमें जीवीए एमपी या जीडीपी एमपी मिलेगा, मार्केट प्राइस पर ग्रॉस वैल्यू एडेड या मार्केट प्राइस पर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन मिलेगा। उसमें से मूल्यह्रास जो टूट फूट है, घिसावट भी, डिप्रिसिएशन जिसे कहते हैं, स्थायी पूंजी उपभोग भी उसे कहेंगे, तो उसको घटा देंगे तो जिस ग्रॉस का नेट हो जाएगा। अब नेट में से फिर जो एनडीपी एमपी मिला है, हमें फैक्टर कॉस्ट पर पहुंचना है, हमें पहुंचना है साधन आय पर।
फैक्टर कॉस्ट। साधन आय, कल बताया था मैंने आपको कि साधन आय और बाजार कीमत के बीच का जो अंतर होता है वो NIT होता है, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर भी दो चीजें हैं उसमें, एक वास्तव में जो आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, दूसरा जितना सरकार सब्सिडी दे रही है उसका अंतर। कर लगे 100 रुपया, टैक्स सब्सिडी दी सरकार ने 20 रुपया, तो ये 80 रुपया ही आएगा। तो 80 क्या होना है, घटना है। MP में से घटेगा तब FC आएगा, क्योंकि MP अधिक होता है, FC कम होता है, तो घट के ये FC आ गया। अब उसके बाद हम NDP-FC में पहुंच गए, हमें इस D का N करना है, घरेलू का राष्ट्रीय करना है, तो फिर NF आइए हमारा जुड़ जाएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, अर्थात विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को इसमें हम जोड़ देंगे। अब शुद्ध क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे देश के लोग बाहर काम कर रहे हैं और बाहर के लोग भी यहाँ काम कर रहे हैं, तो जो इनका अंतर होगा, जो विदेशों से आया 10 रुपया आया, विदेशों गया 20 रुपया, इनका अंतर -10, क्योंकि ये इंडिया की इनकम से इतना कम हो गया है, तो ये प्लस का भी यहाँ माइनस हो जाएगा, तो 930 करोड़ रुपया यहाँ पर राष्ट्रीय आय होगी। मुझे आशा है कि आपके समझ में ये प्रश्न आ गया होगा। इसको दोबारा करेंगे, आपकी किताब में भी इस प्रकार के प्रश्न होंगे, उनको भी आप करेंगे, और जहां पर समझ नहीं आए तो वहां आप पूछ सकते हैं कि किस प्रकार से हम प्रश्नों को हल करेंगे। और कोई प्रश्न आपको ना आए तो उसका आप फोटो खींच करके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिए। इसका PDF मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा, जितना भी ये है। और उसके साथ आगे हम कल दूसरी विधि पढ़ेंगे, इनकम मेथड, आय विधि, इसके बारे में। अगर इसमें कहीं कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज भेज दीजिए, या स्क्रीनशॉट लेके भेजिए कि यहाँ पर ये चीज़ समझ में नहीं आई। मैं पूरा प्रयास करूँगा कि आपको वह बात ढंग से समझ में आ जाए, क्योंकि जो राष्ट्रीय आय का जो चैप्टर है वह थोड़ा, उसमें गणितीय भी गणनाएँ होती हैं, प्लस माइनस का भी ध्यान देना होता है, और हर स्टेप का भी ध्यान देना होता है कि कौन सा चीज़ जुड़नी है, कौन सी घटनी है। अभी तो ये आपकी एक विधि है, फिर हम आगे बढ़ेंगे, अगली विधि, फिर जो मिक्सअप होंगे प्रश्न उनको भी सॉल्व कराएंगे। तो आशा है आप सभी लोग आज लाभान्वित होंगे। थैंक यू।